हमने कि वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर भी हम इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले टर्म पर की गई थी। हेडिंग है नेचर ऑफ रूट्स और थोड़ा सा फर्क है। पिछले टर्म पर जो बात हम लोग ने की थी उसमें केवल एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व थी। आज का जो डिस्कशन है उसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x² प्लस b1x प्लस c। पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चा a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। So we have two quadratic equations। ठीक, अब पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट वो हम मान लें d1। d1 का मतलब आपको कंफर्म है कि दिस इज b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर a1 c1 लिख दिया जाए क्योंकि ये पहली इक्वेशन की बात हो रही है। दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट वो है d2 बराबर b2² माइनस 4a2 c2। तो वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड उनके दो डिस्क्रिमिनेंट हैं जिसको हम लोग d1 और d2 बोल रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अगर किसी तरह से अपन लोग को ये बात बताओ कि d1 प्लस d2 इसका नेचर पता है। ठीक, देखो है क्या, यहाँ पर हम d1 को भी इवेलुएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, d2 को भी डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, अभी जब सवाल करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। लेकिन हम d1 प्लस d2 बता सकते हैं कि वो कितना है। देखो हम d1 कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं लेकिन d2 भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये बता पाए कि d1 प्लस d2 पॉजिटिव, कई बार ऐसा हो सकता है a1 b1 a2 b2 a3 b3 इन सबको लेकर ऐसी कंडीशंस दे दी जाए कि हम ना बता पाए कि d1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम ये भी ना बता पाए d2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट हम ये बता पाए कि d1 और d2 का जो सम है उनको जब जोड़ दिया जाता है तो जो क्वांटिटी मिलती है दैट इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या सिचुएशन हो सकती है, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कठिन हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि आप थोड़ा आगे भी पढ़ रहे हो। पहली बात d1 प्लस d2 पॉजिटिव हो सकता है अगर d1 पॉजिटिव है और d2 भी पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है। अगर d1 d2 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये सम भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, मान लो हमसे पूछा गया और ये जो d1 प्लस d2 इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो हम एक ऐसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देखो चलो एक से समझो, d1 भी पॉजिटिव है और d2 भी पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। दूसरी बात हो सकता है d1 पॉजिटिव हो और d2 नेगेटिव हो। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर तब भी इनका सम पॉजिटिव आ सकता है। जैसे d1 हो गया 5 और d2 हो गया -2, तो 5 और -2 को जब आप ऐड करोगे तो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 3 आएगा। ठीक, ध्यान से सुनिए, हो सकता है d1 0 हो एंड d2 पॉजिटिव। देखो सो मेनी केसेस, यहाँ पर बहुत सारे केसेस बन सकते हैं जिसमें हमें ये पता लगे कि d1 प्लस d2 हर केस में, 3 लिखे यहाँ पर, हर केस में कैसा दिख रहा है, d1 प्लस d2 पॉजिटिव दिख रहा है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपने ये लिखा तो आप यहाँ पर कहोगे कि इसका मतलब हुआ इक्वेशन 1
एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये भाई इक्वेशन 1 हो गया आपका और ये इक्वेशन 2 है distinct and real roots। देखो, पहली इक्वेशन के भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं और दूसरी इक्वेशन के भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं। क्यों? क्योंकि हमने D1 और D2 दोनों को पॉजिटिव कंसीडर किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई खतरनाक सी बात नहीं, सब साधारण। ये हो जाए तो आप कहोगे कि इक्वेशन 1 का मतलब इक्वेशन 1 है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। दो ही रूट हैं लेकिन दोनों रियल और डिस्टिंक्ट, ठीक। बट इक्वेशन 2, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इक्वेशन 2 है इमेजिनरी, ये बात आ गई, ठीक। इस केस में क्या करो, 1 है रियल एंड इक्वल रूट, d इक्वल टू 0 का मतलब होता है, d इक्वल टू 0 का मतलब होता है, d इक्वल टू 0 का मतलब होता है बराबर रूट, सेम रूट, दोनों रूट आइडेंटिकल रूट। एंड 2 है रियल एंड डिस्टिंक्ट देखो, ये सब बातें हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसके बाद कहानी शुरू हो। देखो भाई, है क्या, इस बात को समझो। कंसीडर इक्वेशन, ध्यान से, a1x² प्लस b1x प्लस c1, ठीक, इंटू a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। आप में से सारे लोग बताना चाहिए कि यहाँ जो इक्वेशन लिखी है ना, इसके कितने रूट होंगे, जरा बताओ। चिराग, इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? सर 4। 4 रूट होंगे कि नहीं? क्योंकि 4 डिग्री का इक्वेशन है। सर 4। 4 रूट होंगे, ठीक है। दो यहां से आएंगे और दो यहां से आएंगे। अगर इस केस में हमने प्रूव कर दिया कि d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? एक लाइन अगर सबसे ज्यादा सुइटेबल स्टेटमेंट बोलना हो इन तीनों स्टेटमेंट को देखते हुए, तो क्या ये मतलब निकलेगा कि इसको हम इक्वेशन ए बोलें? देन ध्यान से देखना, इक्वेशन ए हैज at least 2 real and distinct रूट्स। बेटा पढ़ लो, ऐसे कोई तुम्हें समझाएगा नहीं एक एक पॉइंट, ध्यान से सुनो। ये जो वर्ड है उसको देखना क्या होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, एटलीस्ट। फिर से सुन लो, ये देखना, ये क्या लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, इसको सुनो। देखो, अगर d1 प्लस d2 पॉजिटिव है तो एक बात तो तय है कि d1 या d2 में से एक, कम से कम एक पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर d1 पॉजिटिव है, d2 दोनों पॉजिटिव है, इस केस में d1 पॉजिटिव है, इस केस में d2 पॉजिटिव है। आप कुछ भी कर लो, दो नंबर का सम अगर पॉजिटिव नंबर है तो दो में से एक नंबर तो पॉजिटिव होना तय है, फिक्स। और d1 अगर पॉजिटिव हुआ
तो पहले पार्ट के दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। D2 अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ से जो दो रूट मिलेंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। कम से कम दो रूट तो रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे ही। हो सकता है चारों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो। क्यों? क्योंकि D1 प्लस D2 पॉजिटिव होने के लिए इट मे बी D1 और D2 दोनों पॉजिटिव हो जाए। उस केस में इस इक्वेशन के जो चार रूट हैं, यहाँ से दो और यहाँ से दो, इससे भी दो रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, इससे भी रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। लेकिन जब तय ना हो, अगर D1 प्लस D2 पॉजिटिव दे दिया तो इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। तो इनमें से जो कॉमन बात निकल कर आ रही है वो कॉमन बात क्या है कि कम से कम दो रूट तो रियल और डिस्टिंक्ट तुम हर बार बोल रहे हो। यहाँ पर क्या बोला? दोनों इक्वेशन के रूट डिस्टिंक्ट और रियल, यानी चार डिफरेंट रूट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहली इक्वेशन के रूट रियल और डिस्टिंक्ट और दूसरी के रूट इमेजिनरी, लेकिन दो रूट तो रियल और डिस्टिंक्ट है ही। तो अगर D1 प्लस D2 पॉजिटिव है तो कम से कम D1 या D2 में से एक पॉजिटिव रहेगा ही। और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लिखिएगा, वो लिखा गया है एट लीस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी नहीं है बट एटलीस्ट कम से कम दो रूट तो रियल देगी। ठीक है, बात समझ में आई? देख लो भाई, ये बात समझ में आई आपको? कई बार ऐसा होगा कि हम D1 और D2 दोनों नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन D1 प्लस D2 निकाल पाएंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, इसी पर एक एग्जांपल लीजिए। नोट करेंगे। शो दैट if P Q R S belongs to set of real numbers and then quadratic equations Px plus Q and x square plus यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। Then at least one equation has real roots। अब जरा देखो ध्यान से, पहले इस सवाल को देखो। फिर से कुल मिलाकर बात तो यही है कि रूट का नेचर प्रिडिक्ट करना है। और ध्यान से सुनिए, show that if PQRS belongs to the set of real numbers and PQ equal to 2 times, ये बात को बहुत अच्छे से सुनो। ये यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, PQ equal to PR equal to 2 times Q plus S, then at least one equation, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखनी चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर। तो कह रहे हैं कम से कम इनमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होने तय। अब बताओ, बहुत ध्यान से सुनो, बताओ कैसे करेंगे इस सवाल? क्या D1 निकाला जाए? देखो भाई, D1 क्योंकि नेचर ऑफ रूट की बात है,
पहली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4 d2 दूसरी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट r² माइनस 4s। तो यार बताओ d1 पॉजिटिव है या d2 पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव है या निगेटिव है, कुछ कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें p और q के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया, हमें ये रिलेशन एक गिवन है। और इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो थोड़ी बात समझ में आएगी कि हमें यहाँ पर q प्लस एस दिया, और q प्लस एस तभी निकाला जा सकता है जब हम इन दोनों को ऐड करें, b1 प्लस q। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो दिस इज p² प्लस r² माइनस 4 टाइम्स q प्लस s आया। नाउ 2 टाइम्स q प्लस s है pr के बराबर, तो ये किसके बराबर हो गया बताओ? माइनस 2pr। और आप क्या लिख सकते हो इसको? p माइनस r का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो ना d1 बता पा रहे थे कि पॉजिटिव है या निगेटिव, जो बात मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था, ना d2 बताया जा सकता था कि पॉजिटिव है या निगेटिव, लेकिन d1 प्लस d2 जो रिजल्ट आया वो आप देखो, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंडीशन इस तरह से सेट कर देगा वहां पर। इसको देखो तो क्या ये बताया जा सकता है कि यार d1 प्लस d2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब ये बताओ दो नंबर का सम 0 कब हो सकता है? तो 0 कब हो सकता है बताइए? या तो दोनों 0 हो, या एक जितना पॉजिटिव हो दूसरा उतना ही निगेटिव हो। इस केस में भी d1 plus d2 0 है, इस केस में भी d1 plus d2 0 है। अगर d1 की वैल्यू 0, d2 की वैल्यू 0, इधर मैं d1 की वैल्यू लिख रहा हूं, इधर d2, तो इन दोनों केसेस में d1 और d2 का सम जो है वो 0 है। लेकिन अगर d1 d2 दोनों 0 हैं तो फिर इसके भी दो रूट हैं, बट दोनों रूट बराबर है, लेकिन दो रियल रूट तो है, रियल तो है, बिल्कुल है। इस इक्वेशन के रूट रियल कहे जाएंगे अगर d1 इक्वल टू 0 है, क्योंकि d1 इक्वल टू 0 पर क्या कंडीशन होती है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल तो है ना, उतना ही पूछा है, इसके भी रूट रियल हो जाएंगे। इस सेकंड वाले केस में इसके रूट रियल हो जाएंगे और इसके इमेजिनरी हो जाएंगे, लेकिन एक इक्वेशन के रूट तो रियल हो गए। और इधर देखो, अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो फिर बल्ले बल्ले बात समझ में आ गई कि अगर d1 प्लस d2 पॉजिटिव हुआ तो कम से कम एक नंबर तो पॉजिटिव होगा, या तो वो d1 होगा या फिर d2 होगा, या दोनों ही पॉजिटिव हो। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती? अगर ये बात है तो यहाँ से क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल ये बोलना चाहिए कि एटलीस्ट one equation has real roots, बिल्कुल बोलना चाहिए, इसमें कोई डाउट ना रखिए। कम से कम एक इक्वेशन के रूट रियल। आप बताओ कोई एक कंडीशन जिसमें ये चीज वैलिड ना हो। अगर दो नंबर का सम पॉजिटिव है, ठीक, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है, या एक पॉजिटिव दूसरा जीरो होगा। दोनों जीरो है तो दोनों जीरो हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो सकता है, उतना ही। किसी भी हालत में देख लो आप, एक इक्वेशन के रूट तो रियल आने तय। देख लीजिए इनमें से एक इक्वेशन का रूट रियल तो होगा ही, क्योंकि d1 पहली का डिस्क्रिमिनेंट था। अगर d1 पॉजिटिव हुआ तो इसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट, d2 दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट था। अगर d2 पॉजिटिव या जीरो हुआ तो दूसरी इक्वेशन के दो रियल रूट बस इक्वल टू 0 में वो इक्वल हो जाएंगे, और ग्रेटर देन 0 में वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। क्या बात आपको समझ में आती है? बिल्कुल आती है, नोट करिए। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। एक इक्वेशन का तो सभी कर लेंगे। ये देखो, चले आगे। अब इसी बेसिस पर, इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी बात के अकॉर्डिंग अगर कहीं हम ये बता पाए, ऐसी भी कंडीशन सेट की जा सकती है, तो बताओ क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? क्या सोचेंगे कि दोनों इक्वेशन के रूट
D1 D2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ऐसे केसेस में आप क्या कहोगे? करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? आइदर both quadratic equations have real and distinct roots, or both have imaginary roots। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो इसका मतलब हो गया D1 एंड D2 दोनों पॉजिटिव, और जब इमेजिनरी होंगे चारों रूट तो D1 और D2 दोनों नेगेटिव होंगे। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये बात समझ में है? ठीक है। मान लो प्रोडक्ट दिया होता और इस तरह से दे देता तो आप ये इंटरप्रेट करते, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए ये कहा गया, तो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट बोलो, क्या बोलो? कौन सी इक्वेशन के रूट रियल और किस इक्वेशन के रूट इमेजिनरी? सबसे करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि एग्जैक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी होंगे। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और इमेजिनरी होंगे, सॉरी रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, और बची हुई दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट इमेजिनरी होंगे, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना तय, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये निकल आता है तो हमारा कंक्लूजन ये होगा एग्जैक्टली वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स and other have imaginary roots। ये देखो, समझ जाओ भाई ध्यान से बोलो, क्लियर हुआ ये बात? यस सर। बहुत बिल्कुल कठिन नहीं है, समझने की बात थी, कई बार ऐसा हो सकता है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अब एक नए पार्ट की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये पार्ट रिलेटेड है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक। तो हो सकता है आपको शुरुआत में प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं बहुत बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा, और जो भी पॉइंट आपको समझने में प्रॉब्लम हो या ना समझ में आए पहली बार में, आप तुरंत उसको डिस्कस करने पूछें, ठीक। बहुत ध्यान से सुनेंगे। हालांकि आजकल हम लोग ग्राफ ही पढ़ रहे हैं, बट इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और जो पॉइंट आपको समझ में ना आए उसको पूछ जरूर कीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब जो बात होने वाली है वो थोड़ा सा आपके लिए नयापन हो सकता है, तो समझे आराम से। देखो y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ठीक। अब मैं पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ, आपको समझना है ना? ना समझ में आए तो पूछिएगा, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है हमेशा वही पढ़ाया जाएगा, परेशान ना हो। तो यहाँ पर वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा है y। कभी भी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो यानी 2 डिग्री हो,
और दूसरे में लीनियर, जैसे यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो जो ग्राफ बनेगा एक में क्वाड्रेटिक और दूसरे में लीनियर होने पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करने वाला है हमेशा। दिस इज अ पैराबोला, वो एक पैराबोला। अब कई चीजें हैं, आपको स्टेप बाय समझनी है सारी चीजें। जब x में क्वाड्रेटिक हो और y में लीनियर, x में क्वाड्रेटिक हो और y में लीनियर, तो इसका ग्राफ जो होता है वो होता है ओपन अप या फिर डाउन। अब दोनों एक साथ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके साथ साथ बता भी रहा हूँ। ओपन अप या ओपन डाउन पैराबोला, ठीक है। क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है, तो जब x में क्वाड्रेटिक होती है तो ये ऊपर की तरफ या तो पैराबोला का खुलता है या नीचे की तरफ ओपन डाउन, ओपनिंग डाउनवर्ड या ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक। ऐसे ही ये भी सिचुएशन हो सकती थी a y स्क्वायर, ये मैं केवल अभी लिख रहा हूं, ये ओपन लेफ्ट राइट पैराबोला है, ओपनिंग लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड पैराबोला, ऐसे होता है। क्योंकि ये पैराबोला का चैप्टर नहीं है, क्वाड्रेटिक का चैप्टर है, तो उतना ही पार्ट हम लोग को समझना जरूरी है जितना भी यहाँ पर काम करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करनी है, तो हमारा एम है, हमारा फोकस है ऊपर लिखी इक्वेशन का, सॉरी एक्सप्रेशन का, ठीक। इस तरह के पैराबोला के ग्राफ को पढ़ना। दूसरा वाला जो है ना वो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली, और तो यहाँ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मेनली इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और ये जो है वो हमारे लिए y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह काम करता है। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो पहला वाला पार्ट है, न कि दूसरा वाला, ठीक। यानी ओपन अप या ओपन डाउन पैराबोला की बात होती है। अब इसमें दो बातें हैं, और वो दो बातें कौन सी हैं? देखो यहां पर अगर a पॉजिटिव, a पॉजिटिव का मतलब हुआ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये जो पैराबोला बनता है ये होता है ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, तो अगर आप फोटो देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। ओपन अपवर्ड पैराबोला। और अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ये होता है ओपन डाउनवर्ड ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। यानी इस पैराबोला का जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ होता है, नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ उसका मुंह होता है, और वो पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ जाता है। इतनी बात समझ में आई? इसमें कुछ पॉइंट आप हमेशा याद रखो, सारे लोग आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, इसीलिए हम भी मेहनत कर पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। x में क्वाड्रेटिक, y में लीनियर, तो ओपन अप या ओपन डाउन। y में क्वाड्रेटिक, x में लीनियर, तो ओपन लेफ्ट या ओपन राइट, ठीक। आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए कि कुछ और नहीं हुआ, विशेष नहीं हुआ है, बस x और y के रोल चेंज हो गए। यानी पैराबोला जो ऐसे ऊपर की तरफ खुलता था उसको पलटा दो, उसको x एक्सिस की तरफ झुका दो, जो पॉजिटिव y का रोल था वो पॉजिटिव x का हो गया, तो जो अपवर्ड था वो किधर घूम गया, राइटवर्ड घूम गया, ठीक है। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है, लेकिन वी हैव टू स्टडी दिस वन, क्योंकि हमने शुरुआत में आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर का नाम ये है,
अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अच्छा देखो इसको हटाते हैं और आगे की बात करते हैं। देखो जैसे अब अपन लोग को इतना पता चल गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ओपन अप या ओपन डाउन। ध्यान से सुनिए, तुमको याद है कि इस इक्वेशन से हम लोग ने x की वैल्यू निकाली थी, इसको जीरो करके श्रीधराचार्य मेथड, जहां से x की वैल्यू आई थी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। बिल्कुल उसी टेक्निक से क्या किया जाए, a कॉमन ले लो और ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और उधर बच गया सी, कोई चीज। अब इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो एक्स के टर्म को लेकर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, मान लो ये लिखा, ठीक, ये हम p मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका क्या होता है, देखो ध्यान से, पहले तो आप देख लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। जैसे जैसे सोचो यहाँ पर ऐसा लिखा होगा, है ना, तो मैं पहले a से डिवाइड कर देता और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देता, जैसे कि हम अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कुछ कोफिशिएंट है, इसके बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, यानी b बाई a जो कोफिशिएंट था उसको आधा कर दो, कितना हो गया ये b अपॉन 2a, ठीक है। x के कोफिशिएंट का हाफ किया और इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायरिंग करने के बाद कितना हो गया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने का जो मेथड है उसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है एक बार कि x के कोफिशिएंट का आधा करो और जो मिला उसका स्क्वायर करो। अब b अपॉन 2a का जो स्क्वायर हो गया, तो इतना तो आप समझदार होंगे कि यहाँ पर b अपॉन 2a का स्क्वायर अगर ऐड कर दिया जाए तो आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब किया, तो इसको बैलेंस करिए, माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करो और, है ना, तो आपने क्या किया b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ा भी है यहाँ पर और उतना ही घटा भी दिया, तो कुल मिलाकर ये बैलेंस है, ठीक। यानी ये लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। ब्रैकेट में लिखी क्वांटिटी को देखो तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, देखिए बहुत ध्यान से, b अपॉन 2a एक्स प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर और माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट में लिखी क्वांटिटी को देखो, a स्क्वायर, x को मैं a बोल रहा हूँ, a स्क्वायर इसको मैं b बोल रहा हूँ, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बन गया, ब्रैकेट में लिखी क्वांटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी t जो है वो हो गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर और ये वाला माइनस का पार्ट यहाँ एज इट इज पड़ा था। तो ये हम लोग ने x के टर्म को लेकर परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा। आपको पहले भी आता था, नहीं आता था तो अब सीख लीजिए, बहुत साधारण सी बात है। क्या करते हैं, x के टर्म, सॉरी x का कोएफिशिएंट आप कर दो, स्क्वायर कर दो, जो रिजल्ट आए उसको जोड़ भी दो और घटा भी दो। ध्यान से देखो, इधर भी यही काम करते हैं। तो अब मैं फटाफट बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी अभी करके आए, इतना ही जोड़ दिया और इतना ही घटा भी दें, बी स्क्वायर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और देखो a के अंदर ही ये सब काम हुआ है, इस पार्ट को आपने चेंज किया, प्लस c, ठीक। देखिए दिस इज y इक्वल टू a और यहाँ पर
वहां पर माइनस होना चाहिए ना, माइनस बी अपॉन 2a। हाँ बिल्कुल, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब देखो ये a सब में मल्टीप्लाई है ना, तो इसको क्या लिखोगे ओपन करके, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर लिखोगे और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a बचेगा, एक a का टर्म कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या बचेगा मैं बताता हूँ आपको। आप देखो एग्री करते हैं इससे, और प्लस कोई इशू नहीं, ध्यान से देखिए। ठीक, तो ये बचा a, मैंने आपको पहले ही बोला है कि थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि अभी ग्राफ पढ़ने के लिए आपके पास तैयार होते नहीं, पर कोशिश करो, ज्यादा नहीं बताएंगे, जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही जाना। ये बना, ठीक, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर, अब सही। और बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार फिर से पिक्चर में, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान तरीके से लिखने के लिए मैं फिर से इस इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस कर देता हूं। ये है d बाई 4a, और इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो y प्लस a x प्लस b बाई 2a। ठीक है, ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैराबोला, जो थोड़ा सा आगे जाने पर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो है। तो एक्सक्यूज मी सर। क्या सर वहाँ पे a होल ब्रैकेट x प्लस b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a स्क्वायर, सर उसके बाद जब ब्रैकेट खुला तो a वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्या? मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर होगा, a के कट जाएगा, ये तो a इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई है ना, यस सर। और a जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा, एक यस a और a के यहाँ करके दिखाएं। नहीं सर, आगे सर। आ गया ना, देखो। यस सर यस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक मिनट देखो, सारे लोग देखना, शाबान, इस इक्वेशन में अगर आप इस पार्ट को कैपिटल Y लिख दो थोड़ी देर और इस पार्ट को कैपिटल X लिख दो, तो आपको क्या ये दिखेगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर। ये दिखेगा, तो अभी अभी देखो y इक्वल टू ax स्क्वायर, ये किसका कर्व होता है, ये कौन सा ग्राफ है, पैराबोला। ने पढ़ा नहीं है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे था। ठीक है, तो यहां से आप समझ पाए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये इस फॉर्मेट में है, y इक्वल टू ax स्क्वायर, कैसे बना होगा जानते हो, देखो ध्यान से, अभी मैं समझाता हूँ कैसे इसको प्रिंट किया गया होगा, क्योंकि तुम लोग ग्राफ पढ़ रहे हो आजकल, इसीलिए आप लोग के लिए स्पेशल बात हो रही है। चिराग थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा आपके लिए ये अलग हो सकता है। मैंने शुरुआत करी यहाँ से, y बराबर ax स्क्वायर। ठीक, तो सबको मालूम है यार ये पैराबोला बन गया। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा y बराबर a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है राइट या लेफ्ट हुई, क्योंकि x में आपने चेंज करा। ठीक, और फिर मैंने इन वैल्यूज में माइनस बी बाई 4a कर दिया, तो ये y की वैल्यूज में चेंज हुआ, यानी अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुई। बात को समझो जरा। सर स्क्रीन नहीं क्लियर है। क्यों हुई है आप समझ गए ना। खैर मैं अभी उस पर जाना नहीं चाहता, मैं फिर से हटा रहा हूँ इसको, मैं जितना बोलना चाहता हूँ उतना ही समझिए। देखो, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ।
ये बनाया यहां से समझने की कोशिश करें। देखो ये पैराबोला है, इतना तो तय है, बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसका जो वर्टेक्स है वो कैसे मिलेगा, इस कैपिटल एक्स को जीरो कर दो और इस कैपिटल वाई को जीरो कर दो। देखो वर्टेक्स मिलेगा कैपिटल एक्स यानी एक्स प्लस बी बाई 2a को जीरो करने पर, और अभी मैं वर्टेक्स का मतलब बताऊंगा। यहां से रिजल्ट आएगा x बराबर माइनस बी बाई 2 और यहां से रिजल्ट आएगा y बराबर माइनस बी बाई 4। क्योंकि आप लोग यार जे की प्रिपरेशन के लिए आए हो तो आप परेशान ना हो, आपको सही चीजें भी डिलीवर करना चाहिए। x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई 2 और y की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई 4। ध्यान से देखिए ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स भाई वो पॉइंट होता है जहां पर पैराबोला टर्न करता है, जैसे ये वर्टेक्स है जहां पर पैराबोला टर्न करने का मतलब देखो यहां से चल रहे थे, वैल्यू लगातार घटती जा रही, फिर घटते घटते कहां पहुंच गई v पर, फिर बढ़ने लगी। यानी सबसे कम वैल्यू कहां पर मिली, किस पॉइंट पर, वैल्यू का मतलब y कोऑर्डिनेट सबसे कम किस पॉइंट का है बताओ, v का। ये y कोऑर्डिनेट घट रहा है, घटता घटता कहां पहुंचा v पर, और v से नीचे नहीं घटा, फिर ये बढ़ने लगा। तो इस केस में अगर ग्राफ ये होता एक्सप्रेशन का, भाई इसी को तो सिंपल बनाते हुए ऐसे कन्वर्ट किया है। अगर ग्राफ ऐसा बनता तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते देखो, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4a। चलो बताओ सारे लोग आंसर दो, है ना, गलत बोलो या सही बोलो। अगर ग्राफ ऐसा बना है तो पैराबोला पर सबसे छोटा y कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का है, सबसे छोटा y कोऑर्डिनेट v का दिख रहा है, और ये y कोऑर्डिनेट है किसके बराबर, माइनस बी बाई 4a के बराबर, और सबसे बड़ा y कोऑर्डिनेट वो क्या है, इंफिनिटी, पता नहीं कहां है लेकिन प्लस इंफिनिटी जा रहा है। तो इस केस में y की वैल्यू कहां से कहां भाग रही है बताओ, माइनस बी बाई 4a से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक, यानी अगर यहाँ पर पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है, ओपनिंग अपवर्ड कैसे पता चलता है भाई, a के साइन के साथ। ठीक, पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का मतलब y कोऑर्डिनेट, y कहां से कहां भागा, रेंज हो जाएगा। बताओ देखो कितनी अच्छी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए, क्या ये बात समझे आप, रेंज क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई 4a से लेकर इंफिनिटी तक। रेंज का मतलब होता है y कहां से कहां भागा, रेंज क्या है यार, ठीक है। और अगर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो यही आते, इसी को सॉल्व करके हम यहाँ पर पहुंचे, ऐसे निकाले। तो देखो इस केस में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखे जाते, कोऑर्डिनेट तो वही लिखे जाते, b और a की वैल्यूज अलग अलग होती। बताओ इस केस में मिनिमम एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमम, y की मिनिमम वैल्यू मिलती है या मैक्सिमम, इसमें तो मिनिमम मिली है, बाकी सब सर मैक्सिमम, मैक्सिमम। और यहाँ पर रेंज क्या लिखी जाती है बताओ, सर माइनस d अपॉन 4a टू माइनस इंफिनिटी, d by 4a। मैं आपको हमेशा सही बात बताने की कोशिश करता हूँ, आप सही ढंग से समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी पर बिल्कुल भरोसा ना करिए, उसमें मैथ्स का लेवल बहुत 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 कमजोर है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर क्या मैक्सिमम, तो आप समझने की कोशिश करो। बाकी पैराबोला वाले चैप्टर में हम लोग इसको फिर से डील करेंगे, और जब आप पैराबोला का ग्राफ सीखोगे उसके बाद फिर से यहाँ आना होता है। ठीक,
लेकिन तब तक कुछ तो समझो। देखो अब देखो, ये याद कर लिया कि कोऑर्डिनेट याद हो जाना चाहिए, -3/4 और x कोऑर्डिनेट -3/2। चलिए देखो, अब देखो y बराबर x² प्लस x प्लस 1 ऐसे दे दिया है और कहा फाइंड रेंज। देखो क्या आपने सीखा, ये भी सीखो, एक एक करके आंसर दो। बच्चा बताओ, ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ? x² का कोफिशिएंट देखकर बताओ। सर पॉजिटिव है, सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ओपनिंग अपवर्ड ऐसे बनेगा। यस। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? -b/2a -b/4a, पता है। तो इस केस में आप बताइए, जब पैराबोला यूं बनेगा ये, तो -b/2a -b/4a, इसको बेटा सर कैलकुलेट करके बताओ जरा। माइनस हाँ, आगे बताओ। सर माइनस सर 3/4 सर 3/4 3/4, तो इन्होंने ये बताया। अब सोचो जरा, ये पैराबोला पर y की मिनिमम वैल्यू मिली या मैक्सिमम? सर मिनिमम मिनिमम। ऊपर है, तो इस केस में रेंज क्या हो गई? देखो आपने रेंज निकालनी, अभी 11th के पार्ट में आप 12th की बात करने लगे, कहां से कहां तक भाग रहा है? ये नहीं समझ में आया, आया कि नहीं? इसमें यस डिस्क्रिमिनेंट सर। इमेजिनरी आएगा। क्या सर डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी आएगा। इसकी मैंने अभी आपके मतलब b² -2ac, इसके मैंने -3 है ना, तो माइनस साइन एक और लगा हुआ ना, ठीक है। यस सर। नहीं है आ गया। आगे। अब देखो जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि x² प्लस x प्लस 1 निगेटिव का होगा, तो तुम एक बात देख रहे हो कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है? 3/4, बाकी सब उससे ऊपर होंगी, और आप मुझसे पूछ रहे हो ये निगेटिव कब होगा, तो मैं क्या कहूंगा? कभी नहीं होगा, यानी x बिलोंग्स टू नल सेट, यानी और क्या कह सकता हूं? नो सॉल्यूशन। फिर समझ में आई बात? यस सर। पूछो तो मैं यही बोलूंगा। आप कह रहे हो निगेटिव कब होगा, वो x बताओ, मैं कह रहा हूँ 3/4 से बड़ा होगा, तो निगेटिव की बात करते हैं। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? इसका मिनिमम 3/4, ठीक है। देखिए एक और पॉइंट, देखो मैं दिखाता हूं जो आप आज तक रखते चले आए, और ध्यान से सोचिएगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लास्ट 5 मिनट में इस पर देता हूं। जितना आपको मुझे बताना था, मुझे क्वाड्रेटिक की रेंज बतानी थी, वो मैंने बता दिया, अच्छे से बता दिया। इसको जरा समझाने की कोशिश। इस केस में मुझे बताओ, ए पॉजिटिव है या निगेटिव? अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ खुला है, खुला है, शाबाश सर बताओ। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल, सबने आंसर दिया ए पॉजिटिव। अच्छा, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट बताओ, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कैसा होता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। -3/4a निगेटिव होना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना होगा, माइनस साइन से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। पहले ओपनिंग 0 की तरफ थी, अब ओपनिंग d की तरफ हो गई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते, ये तो जानते हो। 2 इज स्मॉलर देन 4, माइनस साइन से गुणा करते हैं, ठीक। तो उल्टा हो गया ना, -2 -4 से बड़ा हो गया, तो पहले इनइक्वालिटी का साइन 4 की तरफ था, अब 2 की तरफ हो गया, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल इनइक्वालिटी बोलना होगा। चलिए
d/4 a पॉजिटिव, 4a ऐसा नंबर है, a पॉजिटिव है तो 4a भी पॉजिटिव है, 4a से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो d कैसा आ गया? पॉजिटिव। 4a से मल्टीप्लाई कर दिया तो d पॉजिटिव आया। d पॉजिटिव होने का अर्थ हुआ रियल रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट। देखो मैं बात कर रहा था इस इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन के ग्राफ, तो इतना तो तुम समझ गए हो कि जहां पर y x कोऑर्डिनेट, सॉरी x एक्सिस को ये कट कर रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट 0, ये x2, 0 और ये x1, 0, तो ये y कोऑर्डिनेट जब 0 करोगे तो मतलब क्या होगा? y को 0 करो, मतलब तो यही हुआ ना कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ये दो x है, x1 और x2, तो इनको आप क्या कहोगे? इनको कहोगे रियल जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, रियल जीरोस, जहां पर ऐसे रियल पॉइंट जहां पर y 0 हुआ, रियल जीरोस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? ठीक है, रियल जीरोस या रूट्स। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि अगर d पॉजिटिव है, जैसा कि इस केस में हुआ, दो जगह कटिंग कराओगे तो d अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला के लिए, तो रूट रियल होंगे। अब सोचो ऐसा होता, इस केस में देखो रेड वाले में, इसमें क्या होता? इसमें a पॉजिटिव होता एंड d नेगेटिव आता, क्योंकि अब की बार आप यहाँ पर क्या कर रहे होते? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सब चीजों को समझो, डिटेल बाद में बताया जाएगा। अब की बार आप क्या कर रहे होते? वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव करते तो उल्टा ही तो रिजल्ट आता, यानी पूरा का पूरा पैराबोला ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो कभी ना तो x एक्सिस को कट किया ना कभी टच किया, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा और इसीलिए रूट नहीं मिलेंगे, ना तो रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे ना रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। तो पैराबोला के डिस्क्रिमिनेंट का नेचर ऑफ रूट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है उसका y कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट डिस्क्रिमिनेंट को रिलेट करता है। तो चूंकि ये थ्योरी डिस्क्रिमिनेंट को लेकर बना दी जाती है, हम लोग को ग्राफ नहीं पता होते हैं उस टाइम जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ते हो, तो आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हमने अभी जितना आपको समझ में आना चाहिए या जानना चाहिए उस लेवल पर आपको पूरा करने की कोशिश की है, पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की। ये 3-4 पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखिए। कुछ पूछना है तो पूछिए। हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट ये डिस्क्रिमिनेंट को कनेक्ट करता है डायरेक्ट, ठीक है? देखो अगर पैराबोला टच करते हुए निकल जाता है ऐसे, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया होता? सर रियल एंड इक्वल रूट, यानी d कितना हो गया होता? 0, और d 0 होने का मतलब समझ रहे हो, दोनों रूट यहीं पर आ जाएंगे। इस वाले पैराबोला को मैं करके दिखाता हूँ, इस वाले पैराबोला को ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, देखो ये अभी देखो दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, धीरे धीरे ये दोनों रूट पास आने लगे, कितनी जगह कटिंग मिली? एक जगह, तो जो रियल और डिस्टिंक्ट थे वो सेम बन गए। कब? जब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव से 0 हुआ, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ, और ऊपर कर दिया तो रूट मिले ही नहीं, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो चुका है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पॉसिबिलिटी बीच वाले के लिए कितना है? डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्योंकि सिंगल रूट है, रिपीटेड रूट है, सॉरी सिंगल नहीं। ऊपर वाले के लिए कितना है? d नेगेटिव है, इसके लिए d नेगेटिव, क्योंकि रूट मिले ही नहीं, कहीं पर कटिंग मिली ही नहीं एक्स एक्सिस के साथ। बोलो, तो अब ज्यादा चीजें आप समझ चुके हैं, आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। और अब ये चैप्टर जो इसका ग्राफिकल पार्ट है वो थोड़ा रुक के किया जाता है, अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टर्म तक मैं आपको इसकी शीट दूंगा, इस पर आप सवाल लगाते रहो, पूछते रहो, और इसके बाद हम लोग किसी दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज इतनी ही क्लास आज, इसके बाद नेक्स्ट। थैंक यू सर।
Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, बेटा।